In this chapter we have to study about 3 different terms. पहले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। थोड़ा बहुत वर्क के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, उसका रिपीटेशन होगा। वर्क डन का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस भी करे थे। तो वर्क डन के और भी तरीके होते हैं, जो आपने फॉर्मूला 9th में पढ़ा था वो तो है ही, पर वो हर बार अप्लाई नहीं होता। कब वो अप्लाई होगा, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो सब सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज एनर्जी। एनर्जी होती क्या है, कितने टाइप की होती है एनर्जी, आपने कुछ टाइप्स सुने होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट एक टर्म होती है पावर। हो सकता है ये आपने सुना हो, पहले ना सुना हो, कोई बात नहीं, वी विल स्टडी ऑल दीज 3 टर्म्स। तो आज चैप्टर की पहली क्लास है, पहले टर्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब हेडिंग लिखिए वर्क। थोड़ा फास्ट कराएंगे तो प्लीज साथ साथ सुनते भी रहिए, लिखते भी रहिए। अब वर्क का मतलब क्या है या हम कब कहते हैं, कोई जना बताना चाहेगा व्हाट इज वर्क? आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन। So may I tell? बोलो। So may I tell? So it is the force acting upon an object which creates a displacement. वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क, वो फोर्स को नहीं बोल रहे। वर्क कब होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम कहते हैं आपने वर्क करा। अब सपोज करिए मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं, मैं फोर्स तो लगा रहा हूं पर दीवार मूव नहीं कर रही, यानी मैंने कोई काम नहीं करा। काम तब करूंगा मैं जब फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा। वर्क में हम क्या कहते हैं? वर्क इज, लिखो, सेड टू बी डन इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स लगता है और फोर्स लगने पे ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो हम कहते हैं कि उस फोर्स ने क्या किया? वर्क किया है। आप सिर्फ फोर्स लगाने से आप काम नहीं कर रहे। कोई सोचता है मैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं यानी मैं बहुत काम कर रहा हूं। नहीं, आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, दीवार तो मूव ही नहीं कर रही, यानी आपने कोई काम नहीं करा उसके साथ। आप वर्क कब करेंगे? जब आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट मूव करा। अगर मूव नहीं करा यानी आपने कोई काम नहीं करा, चाहे आपने कितना भी एफर्ट करा हो, कितना भी धक्का फोर्स लगाया हो, पर जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तब तक आपने कोई वर्क नहीं करा। तो वर्क तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट हो। अच्छा, अब वर्क होता है 3 टाइप का। इट कैन बी पॉजिटिव वर्क, बनाओ इसी तरीके से, इट कैन बी नेगेटिव वर्क और इट कैन बी जीरो वर्क। बनाइए, कॉलम बनाइए तीनों इस तरीके से। पॉजिटिव वर्क कब होता है? पॉजिटिव वर्क होगा जब फोर्स जिस साइड लग रहा है, जैसे सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक आदमी धक्का दे रहा है आगे की तरफ, ही इज अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल मैं यूज कर रहा हूं एस, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इंटू स्क्वायर होता है ना, एस, एस इज द सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रही है तो हम कहेंगे इस आदमी ने जो वर्क करा है वो पॉजिटिव है। अभी फॉर्मूला भी बताएंगे, फॉर्मूले से भी दिखाएंगे कैसे। क्या फॉर्मूला होता है? 9th क्लास वाला फॉर्मूला बताओ वर्क डन का। force dot Force into product S displacement. एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? एफ एस कॉस थीटा, जहां पे एफ है फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट और थीटा किसके बीच का एंगल है? इन्हीं दोनों के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो पॉजिटिव वर्क तब होगा जब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। कैसे? फॉर्मूले से कैसे कह सकते हो वर्क डन पॉजिटिव आएगा? कितना एंगल है दोनों के बीच में? जीरो zero जीरो। 1 आएगा और 0 1 आ जाएगा, वर्क डन आएगा एफ एस, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क। अच्छा, नेगेटिव वर्क कब होता है? नेगेटिव वर्क तब होता है
में आपने फोर्स तो लगाया इस तरफ, पर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट दूसरी, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। अब फॉर्मूले से देखो एंगल कितना डालोगे इस बार? 180 180 सर। सर 180 जो 0 आएगा, cos 180 कितना होता है? -1 सॉरी माइनस आई एम सॉरी -1 हो जाएगा माइनस। तो नेगेटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क कब होता है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू फोर्स। इसमें डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज फोर्स। कोई पूछता है पर ऐसा हो कैसे सर? आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, ऐसा तो केस कभी हो ही नहीं सकता। कोई फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता? कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जहां फोर्स ऑब्जेक्ट सर पुलिंग। जब हम चल रहे हो, सर एक बॉल हमारी तरफ आ रही है, हम उसको कैच करते हैं, सर फोर्स लगाते हैं, अगर हम उसको धक्का देते हैं तो सर वो रुकने की कोशिश करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इसलिए वो ही होती है। सिंपल सा एग्जांपल सर स्लोप पे स्प्रिंग थी, आप लोगों को इतना कोई चिंता वाली बात नहीं थी। एक सिंपल सा एग्जांपल दो, जो आपने करा हुआ भी होगा वो समझा। एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है जो इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है आगे, ही इज अप्लाइंग अ फोर्स F आगे की तरफ। अब ये आदमी फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ। अच्छा, मान लो रफ सरफेस, रफ सरफेस, इट इज अ रफ सरफेस। तो और क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। किस तरफ, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा। दिस इज F। छोटा F फ्रिक्शन के लिए होता है, बड़ा F आदमी के फोर्स। तो दिस F इज द फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट जा किस साइड रहा था? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुई थी टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि आदमी ब्लॉक को धक्का देके आगे ले जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। अब इस एग्जांपल में देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं वर्क डन बाय मैन, और मैं आपसे पूछता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो देखिए फर्क। मैन के लिए जब आप देखेंगे तो फोर्स आदमी ने आगे की तरफ लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ ही हुई। वर्क डन बाय द मैन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, वर्क डन बाय द मैन। पर अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सर नेगेटिव आ जाएगा। जब आप वर्क डन बाय पीछे जा रहा है नेगेटिव। सुनिए, जब आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे फॉर्मूला यही होगा, और आप फोर्स कौन सा वाला डालेंगे? फ्रिक्शन का डालेंगे, F। फॉर्मूले में आप स्मॉल f डालेंगे, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन का फोर्स डालोगे। जब वर्क डन बाय मैन निकालना था, मैन का फोर्स डालते थे। इस बार हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल, फ्रिक्शन ने भी तो कुछ एफर्ट करा है, फ्रिक्शन ने भी तो फोर्स लगाया है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन का भी तो कुछ वर्क हुआ है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब आप निकालोगे, फ्रिक्शन फोर्स लगा है लेफ्ट की तरफ, और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट तो राइट की तरफ हुई है। तो जब भी मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालूंगा, यहां पर एंगल 180 आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द राइट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव। वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय द मैन इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव बेसिकली ये फोर्स, मतलब जो हम F लिख रहे हैं, ये F कौन सी फोर्स है, नॉर्मल या फ्रिक्शन? ये वाला F कौन से वाला है? हाँ जी। ये वाला F वो वाला फोर्स है जिसका तुम्हें वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के ऊपर 3-4 फोर्सेस लग सकते हैं, वो आपसे कहेगा वर्क डन बाय मैन निकालो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालो, वर्क डन बाय एनजी निकालो। ये वो वाला फोर्स होगा जिस फोर्स का तुम्हें वर्क डन निकालना है। अगर कोई पूछता है यहाँ पे Fs cos थीटा में मैं मैन का फोर्स पुट करूंगा या फ्रिक्शन का फोर्स पुट करूंगा, बताओ। चलो मेरा एक सिंपल जनरल क्वेश्चन, मैं इस फॉर्मूले में Fs cos थीटा में तो मैन वाला फोर्स। सर मैन वाला F बड़ा F। मैन और नेट फोर्स नहीं करेंगे बाय द मैन। सर? नेट फोर्स
मैं इस फॉर्मूले में फोर्स मैन का पुट करूंगा, फ्रिक्शन का पुट करूंगा या नेट फोर्स? So net force. मैन नेट का फोर्स सर नेट सर सर निकालना किसका है? कोई भी बच्चा सही से नहीं बता पाया। कोई कह रहा है मैन का, कोई कह रहा है फ्रिक्शन का, कोई कह रहा है नेट। सर ये तो डिपेंड करेगा ना, जिसका निकालना हो तो उसका डालेंगे। आप ये समझिए, आप उसका फोर्स डालेंगे जिसका वर्क डन निकालना है। अगर मेरे से पूछा हो क्वेश्चन में कि आदमी ने कितना वर्क करा है, वर्क डन बाय द मैन कितना है, तो मैं मैन का फोर्स पुट करूंगा यहाँ पे। अगर वो पूछता है फ्रिक्शन ने कितना वर्क करा है, तो मैं यहाँ फ्रिक्शन फोर्स पुट करूंगा। अगर वो कहता है नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क करा है, तो मैं यहाँ नॉर्मल रिएक्शन डालूंगा। वो कहता है एमजी ने कितना वर्क करा है, तो एमजी डालूंगा। तो ये नहीं है कि ये नेट फोर्स होगा, दिस विल बी वो वाला फोर्स जिस फोर्स की वजह से वर्क आपको निकालना है। अगर ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हो तो हर जना, हर फोर्स कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होता है। तो ये फॉर्मूला इंडिविजुअली हर फोर्सेस के लिए अप्लाई। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे ऑब्जेक्ट पे? सर नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन वेट और वेट रिएक्शन एंड mg और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन द ऑब्जेक्ट? सर फोर फोर नॉर्मल वेट, कैपिटल एफ मैन वाला, किसने लगाया? फ्रिक्शन By मैन man. ने, स्मॉल एफ क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से, वे वेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय, नॉर्मल और फिर नॉर्मल। अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वर्क डन का, आप यहाँ पे फोर्स को कैपिटल एफ भी डाल सकते हैं, एन भी डाल सकते हैं, डब्ल्यू भी डाल सकते हैं, स्मॉल एफ भी डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछता है वर्क डन बाय द मैन, तो मैन का फोर्स पुट करो। अगर वो पूछता है फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन का पुट करो। वो पूछता है नॉर्मल रिएक्शन का, तो नॉर्मल रिएक्शन का, वेट का तो वेट। ठीक है ना? तो ये फोर्स वो वाला फोर्स होगा जिसका आपको वर्क निकालना है। अब जरा इसी क्वेश्चन में सारे केसेस समझ लो। अगर मैं वर्क डन बाय मैन फाइंड आउट करना, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मैन? चलिए देखते हैं। पहला केस, वर्क डन बाय मैन, तो कौन सा वाला एफ होगा? सर कैपिटल वाला, कैपिटल डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुई है? ब्लॉक गया कहाँ है? गया इस, राइट गया इस तरफ। राइट ठीक है ना? ऊपर नीचे नहीं गया, गया इस तरफ। अब चलो देखो वर्क डन बाय द मैन कैसे निकाले। मैन का फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? एस, एस एंगल है 0 और 0। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव Yes, ठीक है। अभी टाइम दूंगा बनाने के लिए। फिर अब मेरे को वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना, तो कौन से वाला फोर्स पुट करूंगा? स्मॉल एफ स्मॉल एफ एस कॉस टू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस कॉस 180 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लीनियर हो जाएगा। फ्रिक्शन सब लोग मत बोलो। फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हुई है। दोनों के बीच में जो एंगल है ये पूरा 180 डिग्री है, cos 180, तो ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब फ्रिक्शन वाला केस देखिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी की भी तो फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पे, ग्रेविटी तो फोर्स लगा रही है। तो 0 के लिए क्या करेंगे? 0 सर जीरो सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगी कि नीचे थीटा 90 GS cos 0 What is the gravitational force? W. डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? S एस cos 90 90। तो ये आ जाएगा 0 तो देखिए तीसरी कैटेगरी थी जीरो वर्क, तो जीरो वर्क का केस भी लिख लेते। जीरो वर्क कब आता है? Sir, when the displacement is perpendicular to the When the displacement. angle is यहाँ पे ग्रेविटी का हो रहा है, तो ये वाला केस लिख लो, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। तो तीनों केसेस हमने इस फिगर से शो करे।
वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव आया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 आया है। कोई जना ये भी बताए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होता? 0 वो भी because at 90 नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर है। तो ये थीटा बहुत ध्यान से आपने पुट करना, ये थीटा और ये एफ बहुत ध्यान से आपने पुट करना। जब आप नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन निकालोगे तो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई है, ध्यान से देखिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी लिख लेते हैं, वर्क डन। सर पर आपने 0 में बोला व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, तो हाँ, उसमें तो फोर्स तो सीधी बन चल रही है, फोर्स तो बाय मैन जो मैन लग रही है वो तो फोर्स तो ये सारे फोर्सेस ही तो हैं, ये भी तो फोर्स है, ये ग्रेविटी ने लगाया है, ये भी फोर्स है, फ्रिक्शन ने लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन भी तो फोर्स ही है। मैंने ये तो नहीं कहा कि व्हेन द फोर्स ऑफ द मैन, मैंने तो कहा है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो उस फोर्स का वर्क डन 0 आएगा। अब मेरे को वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन भी तो एक फोर्स है और ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब मैं फोर्स की वजह से वर्क डन निकालूंगा, फॉर्मूला Fs cos थीटा, कितना है हमारा फोर्स? n। N डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? S कितना S angle cos है? 90 cos 90 cos 90 ये एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 होगा, तो ये 0 आ जाएगा। ये सब ना छोटी छोटी चीजें होती हैं, 99% बच्चों को आज तक ये नहीं समझ में आता कि ये फोर्स कौन सा फोर्स है। बच्चे 12th में आ जाते हैं, 12th में क्वेश्चन आता है वर्क डन निकालने का, वो यहाँ पे नेट वर्क फोर्स डाल, ऑब्जेक्ट पे जैसे न्यूटन्स लॉ में डालते थे ना, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, वो डाल। ये नेट फोर्स नहीं होता, ये बड़े वाला फोर्स नहीं होता, छोटे वाला नहीं होता, ये वो वाला फोर्स होता है जिसकी वजह से आप वर्क डन निकालते हैं। और कोई पूछता है हमें वर्क डन किसका निकालना होगा, नॉर्मल रिएक्शन का निकालना होगा, मैन का, वेट का या फ्रिक्शन का, किसी का भी पूछ सकता है। देखो मैंने चारों केसेस लिखे, वर्क डन बाय द मैन भी लिखो, फ्रिक्शन भी लिखो, ग्रेविटी भी लिखो, नॉर्मल रिएक्शन भी लिखो, पेपर में कोई भी पूछ सकता है आपसे। वो कुछ वर्क डन पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ 0 भी हो सकते हैं। वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव आया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आया था, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 आ रहा है। तो इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। बनाइए, नीटली बनाइए, और अपने वर्ड्स में भी कुछ चीज अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसको कॉपी में लिख लो, जिससे कि बाद में याद आए। लिखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, इसको बनाओ। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, या तो वर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0। क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा। सर ये आपने डिस्टेंस लिखा है डिस्प्लेसमेंट लिखा है? डिस्प्लेसमेंट, S इज द डिस्प्लेसमेंट, तभी तो वेक्टर है ना, एरो बनाई है, वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। करेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे। राइट डाउन, अब हेडिंग लिखो प्रॉपर, मेथड्स फॉर फाइंडिंग वर्क। हेडिंग है मेथड्स फॉर फाइंडिंग वर्क। वर्क डन के आपको 5-6 अलग अलग फॉर्मूले बताएंगे। आपने तो 9th में सिर्फ एक ही छोटा सा फॉर्मूला सीखा था, Fs cos थीटा, पर वर्क डन निकालने के हम आपको 5-6 अलग अलग तरीके बताएंगे। कौन सा तरीका कब लगता है वो बहुत जरूरी है समझना। Fs cos थीटा हर जगह नहीं लगेगा, और जब नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा वो भी समझ में आना चाहिए। तो अभी देखो, आज की क्लास में आप लोगों से मैं इस क्वेश्चन को पूछूंगा कि बताना Fs cos थीटा कब नहीं लग रहा, तो आप में से कोई जना बताए। चलो लिखो हेडिंग, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वर्क। वर्क डन निकालने के क्या क्या अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। समझते हो, क्योंकि वेक्टर पढ़ लिया है तो अब आप लोग ये समझते हो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर क्योंकि जो रिजल्ट आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इज डॉट प्रोडक्ट आल्सो कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेके जो चीज आती है वो स्केलर होती है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए वर्क डन के ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगा। जब भी कोई चीज डॉट प्रोडक्ट से आएगी वो हमेशा स्केलर है। क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज आती है वो वेक्टर होती है, डॉट प्रोडक्ट से जो चीज आती है वो स्केलर। चलिए बताइए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ? एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन मीटर। न्यूटन और मीटर न्यूटन न्यूटन मीटर। एन एम, एन कैपिटल साइंटिस्ट का नाम है, मीटर का एम छोटा, तो एन एम। सेंटीमीटर। न्यूटन मीटर को और क्या बोलते हैं? जूल्स रिटन एज कैपिटल जे। तो वर्क डन का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकता है या जूल भी हो सकता है। ठीक है, अब सीजीएस और डायमेंशन फाइंड आउट। सीजीएस यूनिट कौन बता रहा है? न्यूटन सेंटीमीटर डाइन, न्यूटन की जगह डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? सर अच्छा डायमेंशन देखते हैं। फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2 का एल, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये सब वन मार्कर आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। डायमेंशन तो बहुत बार पूछता है, तो प्लीज याद करिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब कैसा आता है, कैसे वो आपसे डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन देगा। ध्यान से सुनना। अब 9th क्लास से लेवल आपका मुश्किल होगा, ध्यान दीजिए। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अब मैं इस पे न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, लिखो अ फोर्स F is equal to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap. A force F is equal to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap displaces an object of 5 kg by 10 meter along x-axis. A force F is equal to 2I plus 3J plus 4K displaces an object of 5 kg by 10 meter along the x-axis. What is the work done? चैट बॉक्स में आप लोग भेजेंगे आंसर। डायरेक्ट आपका डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखो, डॉट प्रोडक्ट ले लो जैसे सिखाया, करो।
क्या हो गया, आंसर नहीं भेज पा रहे आप लोग? डॉट प्रोडक्ट लेना है, याद करो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता था, जे वाला जे से, के वाला के से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दिया वही 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें? कितना x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना y के अलोंग, कितना z के अलोंग, बताओ। डिस्प्लेसमेंट 10i cap 0j cap 0k cap 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी 10i कैप, और कुछ नहीं। यानी ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग गया, y के अलोंग तो गया ही नहीं, z के अलोंग तो गया ही नहीं। तो यानी प्लस 0 कैप प्लस 0। अच्छा, अब हमें पता है फोर्स डॉट डिस्प्लेस डॉट प्रोडक्ट, याद करिए कैसे करते थे, आई वाला आई से, तो F डॉट S 2 into 10 20 प्लस 3 into 0 0 प्लस 4 into 0। कोई I नहीं आएगा, कोई J नहीं आएगा, कोई K नहीं आएगा, क्योंकि आंसर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो F डॉट S यानी क्या चीज, वर्क डन। वर्क डन आ गया 20 जूल। देखिए, कोई कहता है इसका क्या हुआ, 5 kg तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ था, फॉर्मूले में तो कहीं मास तो आता ही नहीं है। तो किस तरीके से देखिए क्वेश्चन करा है, फोर्स दिया होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट कई बार बोलेगा वो अलोंग एक्स हुई है, कई बार बोलेगा अलोंग वाई हुई है, कई बार अलोंग जेड हुई है। तो ये आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ नहीं था, आपको दिया हुआ था 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, पर आपने देखिए कैसे उसको वेक्टर बना के लिखा। अगर ये दिया होता 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, तो आप लिखते 0i प्लस 10j प्लस। ठीक है, बताओ कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर ने मॉडुलस वाला क्यों नहीं यूज करा, जैसे f मॉडुलस s मॉडुलस cos थीटा वो भी यूज कर सकते थे, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाता ना। सुनो, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं, ये हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया था ना, 2 into 10 3 into। हाँ, डॉट प्रोडक्ट सिखाया था मैंने आपको। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई वाला 2 into 10 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 0। आपको दोनों चीजें f और s कौन सी तरीके से दे रखे हैं, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे, तो मैं डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में लूंगा ना। कोई कहता है डॉट प्रोडक्ट का तो एक फॉर्मूला ये भी होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ f मैग्नीट्यूड ऑफ s इनटू cos थीटा। तो ये वाला क्यों नहीं लगा रहे, ये वाला मैं कैसे लगा सकता हूँ? क्या आपको क्वेश्चन ये वाला ज्यादा मुश्किल रहता ना, आपको पहले f का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, फिर s का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, और आपको क्वेश्चन में थीटा भी नहीं दे रखा। क्या क्वेश्चन में आपको एंगल दिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच? आपका बहुत मुश्किल हो जाता। तो वही बता रहे हैं, वर्क डन के अलग अलग तरीके हैं। किसी क्वेश्चन में एंगल दिया होगा तो मैं वो वाला तरीका लगाऊंगा, यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ, यहाँ कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं। अब अगला वाला देखो, अगले वाले में खुद सोचना कौन सा तरीका लगाऊंगा। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। अ फोर्स F is equal to, लिखो प्लीज, बोलो नहीं। अ फोर्स F is equal to 2i plus 3j plus 4k displaces an object from the point 1, 2 to the point 6, 8। क्वेश्चन के अलग अलग तरीके देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। सर रिपीट करना सर वैल्यू एक बार। कुछ जरूरत नहीं है रिपीट करने की, सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, देखो यहाँ। A force F is equal to 2i plus 3j plus 4k, यानी एक फोर्स लग रहा है, 3 डायमेंशन में ये फोर्स होगा, कहीं टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा। वो एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से 1, 2 आपका पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कहां पे करना, वहां से डिस्प्लेस करके 6, 8 वाले पॉइंट पे ले जाता है।
अब अगर आप देखें x और y 1,2 समझते हो कहा क्या होता है 1,2? Yes, sir. Yes, sir. x-axis and 2 on y-axis. X axis 1 और फिर 2. Yes, x sir. कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका 1 1 और y कोऑर्डिनेट होगा 2. यहां से वो फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को एक ऐसे पॉइंट पे ले जाता है जो 6,8. 1,2 was the initial point. This is the initial point. And this is the final. अब ये फोर्स इस एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गया, तो इस फोर्स ने कितना वर्क करा? तरीका पहला हमने जो सीखा F.S इन कंपोनेंट फॉर्म. कंपोनेंट फॉर्म में इसको सॉल्व करना है. F.S टू बी सॉल्व्ड इन कंपोनेंट फॉर्म. कंपोनेंट फॉर्म में फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, डिस्प्लेसमेंट को भी कंपोनेंट फॉर्म में. फोर्स तो दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में. फोर्स कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. अब डिस्प्लेसमेंट को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं. ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? x कोऑर्डिनेट 1 था, 6 हो गया. 5. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस. x के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? उसका x कोऑर्डिनेट पहले 1 था, अब उसका x कोऑर्डिनेट 6 हो गया है, यानी x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 5. अच्छा, y के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है देखते हैं. 6. 2 था और अब 8 हो गया है, तो y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका वो 6. सर डिस्टेंस फॉर्मूला से पूरे डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे? नहीं. Okay. क्यों? क्योंकि मुझे किस चीज में चाहिए वो कंपोनेंट फॉर्म में. ओके सर. कंपोनेंट फॉर्म में मेरे को sx अलग चाहिए, sy अलग चाहिए. याद करो प्रोजेक्टाइल, x वाला अलग से, y वाला अलग से, तभी तो मैं उसको i और j की फॉर्म में लिख पाऊंगा. अगर तुम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस निकाल देते तो उसका कोई फायदा नहीं होता. तुम्हें ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है 2 पॉइंट फॉर्मूला या आप जो भी लगाए, ये डिस्टेंस, ये वाला s नहीं निकालना है आपको. x वाला अलग से, y वाला अलग. तो x कोऑर्डिनेट देखो ना 1,2 x कोऑर्डिनेट 1 से 6 हुआ है और y कोऑर्डिनेट 2 से 8 हुआ है. तो डिस्प्लेसमेंट को अब आप वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे. बताइए कितना i कैप? 5i cap plus 6j cap. Plus 6j cap. 6j cap. 0k cap. प्लस, क्योंकि अब हम कंपोनेंट फॉर्म में कर रहे हैं. तो मेरे को कोई कहता है क्यों fs cos थीटा क्यों नहीं लगा रहे? तुम्हें थीटा तो पता ही नहीं कितना एंगल है, ये फोर्स कहां पर होगा इसको बोर्ड पे बना भी नहीं पाओगे. 3 डायमेंशनल फोर्स है, कहीं टेढ़ा ऐसे लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, एंगल निकालने में मुश्किल हो जाएगी. तो मैं सीधा इसको कंपोनेंट फॉर्म में ही कर लेता हूँ ना. कंपोनेंट फॉर्म में मुझे तरीका आता है डॉट प्रोडक्ट लेने का. i वाला i से, j वाला j से. तो डॉट s. चलिए ध्यान दीजिए, 2 into 5 10 नहीं आएगा. अब आई नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट है. प्लस 3 into 6 18 plus 0. तो 28 joules. 28 जूल. ठीक है ना. देखिए ये आपके एमसीक्यू में कुछ एक बार सर ये ग्राफ वाला फिर से एक बार रिपीट करवा दो. सर समझ आ गया बट क्लियर थोड़ा हो जाएगा. एक बार ग्राफ वाला बस बता. ग्राफ नहीं, Yes, मैंने sir. आपको ये इनिशियल फाइनल पॉइंट शो करा है. इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? एक पॉइंट था 1,2. यहां से ये ऑब्जेक्ट चला गया दूसरे पॉइंट पे. फाइनल पॉइंट कौन सा दिया है? 6,8. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इनिशियल से फाइनल तक? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. और मेरे को डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग अलग लिखनी है, x के अलोंग अलग लिखनी है और y के अलोंग अलग. जैसे प्रोजेक्टाइल में नहीं करते थे हम, बीच में जा रहा है वो, और हम पढ़ेंगे x वाला अलग से sx और sy. तो x के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है देखो. x कोऑर्डिनेट 1 से 6 तक गया है यानी 5. और y के अलोंग कितना है सर 6. हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिखा? 5y 6j और
अगर z कोऑर्डिनेट्स भी दिए होते तो फिर वहां पे भी कुछ आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका हुआ वर्क डन निकालने का। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकालेंगे क्योंकि मुझे x और y अलग अलग चाहिए, क्योंकि मैं कंपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो ये वर्क डन निकालने का पहला तरीका है। करेंगे हर एक तरीके पे और क्वेश्चंस करेंगे, पर आगे पहले तरीके देखते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड मेथड टू फाइंड आउट द वर्क। अब दूसरा तरीका है, ये डॉट प्रोडक्ट को खोल लीजिए। डॉट प्रोडक्ट को खोल लेंगे तो मॉड एफ मॉड एस कॉस, ये वाला फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा, एफ एस कॉस। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लिखिए, बच्चे 12th में आ जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये थीटा कौन सा एंगल होता है। थीटा इज एंगल बिटवीन दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो हमने तरीके पढ़े, ये तो ठीक है, आपने ये वाले पे क्वेश्चन मैं करा दूंगा बाद में, पर इस पे तो आपने बहुत क्वेश्चन करे होंगे 9th में भी, और आज भी मैंने नॉर्मल रिएक्शन वाला, फ्रिक्शन वाला मैंने ये फॉर्मूला बताया। तो अभी इस पे क्वेश्चन ना करके तीसरे तरीके, तीसरा तरीका वर्क। देखो, तीसरा तरीका है ग्राफिकल। बहुत चीजें हम लोग ग्राफ से भी तो निकालते हैं, ग्राफ का एरिया, ग्राफ का स्लोप। तो कई क्वेश्चंस में आपको ग्राफ दिया होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और सपोज करिए ग्राफ दे रखा है, नहीं सॉरी, फोर्स अभी मत बनाओ, पहले सुनो, फोर्स और टाइम। एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़, फोर्स पहले था लेट अस से 10 न्यूटन, फिर 20 हो गया, फिर 30। फोर्स जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब जरा बताओ, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लूं, चैट बॉक्स में बताना, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लूं तो वो एरिया मुझे क्या देगा? सब मोमेंटम। मैंने क्या बोला? चैट बॉक्स में बताओ, गलत बता रहे हो फिर जो भी है चैट बॉक्स में बताओ। इम्पल्स। आप लोग एक बहुत सिंपल सी चीज नहीं समझते हैं। आपको मैंने कहा है कि आप लोग चैट बॉक्स में आंसर्स लिखिए। हाँ, ये मैंने क्यों फोर्स टाइम दिया? क्योंकि बहुत बच्चे सोच रहे हैं वर्क डन निकाल रहे हैं तो वर्क डन ही देता होगा। नहीं, जनरल लॉजिक की रिकॉल करिए। किसी भी ग्राफ का एरिया क्या देता था? y into x y into x क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो किसी भी ग्राफ का एरिया, फोर्स टाइम ग्राफ है, इसका एरिया निकालोगे तो ये क्या देगा? ये आपको देगा फोर्स इंटू टाइम। क्या फोर्स इंटू टाइम वर्क होता है? नहीं, वर्क तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू टाइम वर्क नहीं होता, वर्क तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इस ग्राफ का एरिया तो आपको फोर्स इंटू टाइम देता है। फोर्स इंटू टाइम हमने चैप्टर 5 में पढ़ाया था, फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स। J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो इस ग्राफ का एरिया जो है वो हमें वर्क नहीं देगा, वो हमें देगा इम्पल्स। अब दूसरा ग्राफ, सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इस ग्राफ का एरिया क्या है? इस ग्राफ का एरिया आपको देता है फोर्स इंटू वर्क। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये हमें देता वर्क। तो कई क्वेश्चंस आएंगे जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना हुआ, वो आपसे कहेगा फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, कुछ भी शेप दे देगा, वो इस तरीके से दे देगा। आपको याद है हमने कई क्वेश्चंस करे हैं, आप इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके एरिया निकालते, पर ध्यान रखिएगा कौन सा ग्राफ, इट शुड बी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इसका एरिया हमें देगा वर्क। तीसरा तरीका देखिए, 3 तरीके हम आपको बता चुके हैं, एक तरीका और बता रहे हैं।
फोर्थ मेथड। इन सब पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक बार तरीका बता दूं फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा कौन सा तरीका लगेगा, खुद सोचना कौन सा तरीका। तो फोर्थ मेथड है कैलकुलस। कैलकुलस सुनते ही बच्चे को लगता है क्यों अब ये सब कैलकुलस आ रहा है बीच में, और देखिए समझाएंगे क्यों आ रहा है। कैलकुलस मेथड है वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx फ्रॉम x इनिशियल टू x। अब सबसे कॉमन बच्चों का डाउट आता है क्यों कैलकुलस वैलकुलस बीच में आ जाता है हर बार, क्यों कैलकुलस के फॉर्मूले आते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो इतना आसान सा फॉर्मूला है, क्यों ये ना लगाएं, क्यों कैलकुलस वाला ना। Why not this? Why this is such an easy formula, f s cos theta लगाइए आंसर आ जाएगा, क्यों कैलकुलस वाला ना। पर वर्क भी तो चेंज करता है tan to Sir, tan। because हाँ, अगर force can be डिस्प्लेसमेंट के variable. साथ हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आप लोगों ने 9th तक नहीं, आपके ये जो फॉर्मूले हैं कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है, पर ये फॉर्मूला तभी लगाया जा सकता है अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर फोर्स बदल रहा होता 10, 20, 30, 40 तो आप ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। कोई कहता क्यों नहीं कर सकते, अरे करोगे कैसे, फोर्स की वैल्यू डालोगे क्या, फोर्स तो बदल रहा है, कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 10, 40, 50 कुछ भी, तो इस फॉर्मूले में डालोगे क्या फिर। फोर्स की तो बहुत अलग अलग वैल्यूज है, फोर्स तो बदल रहा है। जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लो, फोर्स की वैल्यू 10 थी, फिर 20 थी, फिर 30, फिर 30 रही, फिर 0 हो गई। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको वर्क डन निकालना होता ये वाला फॉर्मूला लगा ही नहीं पाते, चाह के भी नहीं लगा पाते, फोर्स की वैल्यू डालते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है ओनली इफ f इज कांस्टेंट। और अगर f की वैल्यू बदल रही हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर कैलकुलस हमारी हेल्प करेगा। कैलकुलस की जरूरत हमें सिर्फ तब पड़ती है अगर फोर्स की वैल्यू बदल रही है। अगर कांस्टेंट होती मैं जबरदस्ती क्यों ला, फिर तो मैं लगाऊंगा ही नहीं कैलकुलस, इसी फॉर्मूले से आंसर निकाल लूंगा। जबरदस्ती मुश्किल थोड़ा बनाना है मुझे। पर हाँ, अगर फोर्स बदल रहा है तो फिर कैलकुलस मेथड ही चलेगा। तो लिख लीजिए इफ f इज वेरिएबल, और यह लिख लो चेंजिंग, वेरिएबल बदल रहा है तो कैलकुलस मेथड लगेगा। अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे जहां कुछ क्वेश्चन दूंगा जहां फोर्स फिक्स्ड होगा पूरे रास्ते। आप एक क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें एक आदमी ब्लॉक को धक्का दे रहा है, अब वो धीरे धीरे आगे जाने पे फोर्स अपना कम करता जा रहा है। शुरू में वो बिल्कुल आदमी जो था एकदम फ्रेश था तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा, आगे जा रहा है थक गया आदमी, अब उसने फोर्स कम कर दिया, वो हल्के फोर्स, और आगे जाता है और थक जाता है, अब और कम फोर्स लगा। तो आदमी ने जो फोर्स लगाया वो कांस्टेंट नहीं, बदल रहा है। पहले ज्यादा फोर्स था, थोड़ी देर बाद कम हो गया, थोड़ी देर बाद और कम हो गया। ये तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ तब चलता है जब फोर्स कांस्टेंट। अगर फोर्स बदल रहा है तो ये तरीका नहीं चलेगा। एक तरीका जो चल सकता है वो है कैलकुलस। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, dx आप लोग समझते हैं dx by dt वाला dx है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट करेंगे, कराएंगे क्वेश्चन, अभी समझ में आएगा। सर हाँ सर एफ डॉट डी एक्स की इंटीग्रेशन तो ये तो पोजीशन के हिसाब से नहीं हो रही, पोजीशन को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, डॉट मल्टीप्लाई करके, आप सिर्फ dx को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं बट सर हम लिमिट्स तो डिस्टेंस की ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। हाँ, क्योंकि आपका यहाँ तो डिफरेंशियल तो dx है ना, तो लिमिट्स तो dx की होंगी ना। लिमिट इंटीग्रेशन फोर्स को dx से मल्टीप्लाई करके फिर करेंगे क्वेश्चन, अभी एक करेंगे। पांचवा तरीका लिख लो, फिर इस सब पे क्वेश्चन कराएंगे, बस एक लास्ट तरीका और लिख लो। फिफ्थ मेथड इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक नई चीज, आप इसको हम प्रूव भी करेंगे, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करी। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये एक नई थ्योरम है जो कहती है वर्क डन निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे। अभी आज सिर्फ मैंने रिजल्ट लिखवाए हैं। तो देखिए वर्क डन के मैंने आपको सर तो मतलब ये फॉर्मूलेज तो अलग अलग क्वेश्चन में जब पूछा होगा जब भी तो लगाएंगे ना, मतलब जैसे इतने सारे फॉर्मूलेज हैं Means it depends on situation. डिफरेंट सिचुएशन। 5 मिनट रुक जाओ ना, 5 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन दूंगा मैं, खुद सोचना कि ये वाला तरीका लगेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, खुद सोच। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है इसी तरीके से हो, कुछ इस वाले से हो जाएंगे, कुछ इससे हो जाएंगे, कुछ इससे हो जाएंगे। तो कौन सा तरीका लगेगा वो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचिए। ये पांचों तरीके लिख लिए आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। वर्क डन का ये पांचवा तरीका, वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। चलिए अब देखते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। हमने आपको वर्क डन के 5 अलग अलग तरीके बताए हैं। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद सोचना है कौन सा तरीका लगेगा। कुछ क्वेश्चन है जो मल्टीपल तरीके से भी हो सकता है कोई क्वेश्चन हो जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों तरीके लग जाए, तीनों से पर आंसर सेम ही आएगा। तो जो भी आपको आसान लगे तरीका, या जो पहले क्लिक कर जाए वो वाला तरीका लगाइएगा। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, आई विल नॉट टेल यू कि कौन सा तरीका लगाना है, किसी भी तरीके से जिससे कर पाओ कर। एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, एक आदमी इसको पुश कर रहा है। दिस मैन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 का फोर्स लगा रहा है आदमी। ठीक है। इट इज अ रफ सरफेस। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। क्वेश्चन लिखिए, मैन अप्लाइज द फोर्स फॉर 10 सेकेंड। आदमी ने 10 सेकेंड के लिए फोर्स लगाया। फर्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय मैन कितना। सेकेंड पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना। चलो 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, करो। थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा तरीका लगना चाहिए। और प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए। आज की क्लास में ध्यान नहीं देंगे तो अगली क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर उसके अगली क्लास में बिल्कुल भी नहीं समझ में। चैप्टर 5 में जो सिखाया था वो सारे लॉजिक्स यूज होंगे। आदमी ने फोर्स लगाया है 50 न्यूटन का 10 सेकेंड तक, और रफ सरफेस है। कोई कहता है डिस्प्लेसमेंट तो दी भी नहीं है, कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट तो दे ही नहीं रखी, क्या करोगे अब? डिस्प्लेसमेंट तो दे ही नहीं रखी, क्या निकालेंगे पहले फ्रिक्शन सब कुछ क्वेश्चन में दे देगा तो आप क्या करोगे फिर? तो डिस्प्लेसमेंट दी वही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। इसको लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन बना दीजिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो निकालोगे ना, उसके बाद ही तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे। सर आंसर तो 0 ही हो जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा तो हम 0 ही लेते हैं ना। थीटा फ्रिक्शन वर्क डन बाय मैन। करो करो, बोलो मत, क्वेश्चन करो। बाकी लोग भी कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, बिना सोचे समझे मत। मोशन स्टार्ट हुआ अभी? हाँ अभी स्टार्ट हुआ है ना। चलो पहला स्टेप, सब लोग देखिए। फोर्सेस शो करिए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ। mg वेट कितना? 100 न्यूटन 50 g और ऊपर नॉर्मल 100 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन भी कितना ही होगा, नीचे ऊपर वाले तो 100 बराबर। न्यूटन 100 नॉर्मल रिएक्शन भी 100 होगा। अच्छा आदमी आगे की तरफ लगा रहा है तो यहाँ आदमी के फोर्स को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन। कितना था? 50। हाँ सर 50 का 50 को मिटा दो बस। सर ये 100 कैसे हो गया? कौन? ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट। चैप्टर 5 रिवाइज करो। चैप्टर 5 की क्लासेस में अगर नहीं आओगे तो आगे यही हालत हो। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं, प्लीज वीडियो का एक्सेस मत मांगिए। वीडियो का एक्सेस किसी को नहीं दे रहे। क्लासेस में आके सुनना है सुनिए, नहीं तो फिर आगे पूछते रहिए कि ये कैसे हो गया वो कैसे। ठीक है ना। तो जो बच्चे क्लासेस में नहीं आ रहे हैं वो फिर आगे अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ाएंगे।
वेट का फॉर्मूला होता है mg। बता रहा हूं मैं, पर आगे से बारी बारी वही चीजें रिपीट नहीं करेंगे वरना आगे नहीं चल पाएंगे। तो वेट हो जाएगा m है 10 और g है 10, तो वेट हो जाएगा 100। और नॉर्मल रिएक्शन भी 100 के बराबर ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट y एक्सिस के अलोंग तो मूव नहीं कर रहा, ना ऊपर जा रहा है ना इक्विलिब्रियम नीचे जा रहा है। तो y एक्सिस के अलोंग कौन सा फिनोमेना है? इक्विलिब्रियम तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर ही कट होगा। जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन भी 100 ही होगा। अच्छा, आदमी ने लगाया आगे की तरफ को, क्या फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन यस सर। भूल जाओ ना, है या नहीं है ये बताओ। सर है है लिमिटिंग फ्रिक्शन। किस तरफ है? लेफ्ट साइड। लिमिटिंग, काइनेटिक, स्टैटिक वो सब क्यों बीच में ला रहे? तो पीछे की तरफ लग रहा है। क्या फॉर्मूला होता है? म्यू इनटू एन म्यू एन म्यू कितना है? 0.1 0.1 10 कितना लग रहा है? 10 न्यूटन 10 न्यूटन। फिगर में लिख लेते हैं। अब देखिए फिगर हमारी कंप्लीट हो गई, लॉज ऑफ मोशन भी रिवाइज हो रहा है। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा आगे या नहीं? यस सर करेगा। करेगा सर। फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा है, यस सर। यस सर। तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। इसके अंदर आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि आदमी का फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अब कोई बता सकता है अगला स्टेप क्या सर रहेगा? 50 माइनस 10 इज इक्वल टू फोर्स 10a। इक्वल टू m इनटू हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करें। नेट फोर्स, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स। पीछे वाला 50 माइनस 10, आगे वाला 50 है, पीछे वाला 10 है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना है मास? 10। 10a। एक्सेलरेशन ठीक है ना, प्रैक्टिस से सब समझ में आएगा। अब एक्सेलरेशन आ गई, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? S is equal to UT square। इक्वल टू यूटी प्लस हाफ। देखिए पुराने सारे लॉजिक यूज हो रहे हैं। हम लोग चैप्टर 6 का क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ, चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट काइनेमैटिक्स सब यूज। तो यू 0 है, इनिशियल स्पीड तो 0 थी, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 4, और कितना टाइम दिया है? 10 seconds। 10 का स्क्वायर 100। क्या आई डिस्प्लेसमेंट? 200। तो ये मत सोचो कि सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, आपको कुछ तो खुद भी करना होगा। 200 मीटर की डिस्प्लेसमेंट भी है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है। अब देखते हैं, अब हम वर्क डन बाय किसी भी फोर्स निकाल सकते हैं। एक बार हमने नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल ली ना, अब आपसे वो किसी भी जने का वर्क डन पूछे, आप निकाल सकते हैं। बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन में वर्क डन का Fs cos थीटा फॉर्मूला लगा सकता हूं? यस सर। यस सर। यस क्या सर यस सर। क्या सुनो तो सही, क्या उसने कुछ ऐसा बोला है कि आदमी का फोर्स धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बदल रहा है? नो सर। मैन अप्लाइज द फोर्स, यानी जो फोर्स लगा रहा है वही लगा, यानी फोर्स आदमी का क्या है? कांस्टेंट फोर्स। कोई चीज कहीं कुछ उसने बताया नहीं कि आदमी थक गया, अब कम फोर्स है, अब ज्यादा फोर्स है, कांस्टेंट। कोई चिंता ही नहीं है फोर्स, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर बदल रहा होता फोर्स आदमी का, अगला क्वेश्चन कराऊंगा, वहां आदमी का फोर्स बदलेगा, वो आदमी थोड़ी देर में थक जाएगा, उसका फोर्स कम हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगा हुआ। अब हमें वर्क डन बाय, पहला क्या है? मैन। अब प्लीज ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कंफ्यूजन्स ना क्लास 12th में भी आते हैं ये सब। अब देखो, देखने एक एग्जाम्पल, चैप्टर 5 जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा, उसको ये नहीं समझ में आया कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे आया, ये कैसे लगाया, तो चैप्टर 5 का यूज हो रहा है ना आगे। जिन बच्चों ने चैप्टर 5 में ध्यान नहीं दिया, वो चैप्टर 6 नहीं समझ पाएंगे। अब आपको कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं ये क्या है, म्यू एन कहां से आ गया, चैप्टर 5 में ध्यान नहीं दिया, अब चैप्टर 6 में दिक्कत आ रही है। सेम आपके साथ 12th में भी हो,
अगर 11th में ध्यान नहीं देंगे ना, 11th में नहीं पढ़ा ध्यान से, 12th में पहले चैप्टर से पूछते रहो, ये कैसे हो गया, वो कैसे आ गया, ये कैसे लिख दिया, ये कहां से आ गया, और फिर तब हम कोई कुछ नहीं बोले, हम सब बोलेंगे 11th में जो पढ़ाया था वही है। अब कोई बच्चा, ये कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्या लिख दिया, म्यू एन। एक दो बच्चों ने चैट बॉक्स में भी पूछा था व्हाट इज म्यू एन। अब आप ये बताइए ना, आपने नहीं पढ़ा जब मैंने 5th चैप्टर पढ़ाया था। अब एक बच्चे ने पूछा नॉर्मल रिएक्शन 100 कैसे आ गई, आपने नहीं सुना जब मैंने पढ़ाया था, तो अब आपको दिक्कत आ रही है आगे। तो सेम 12th में भी आपके साथ होगा। अभी जो पढ़ा रहे हैं ये सारी चीजें 12th में यूज, 12th में भी आपको वर्क डन निकालना होगा। 12th में भी बच्चे को ये नहीं पता होता थीटा कौन सा है, 12th में भी बच्चों को ये नहीं पता होता ये कोर्स कौन सा कोर्स, तो तब कोई नहीं बताता। 12th का ना अपना सिलेबस बहुत आसान है, पर 12th में 11th का रोल है, जिस वजह से 11th अगर अच्छा कर रखा है आपने तो 12th बहुत आसान लगेगा। जिन बच्चों का 11th वीक होता है ना, उनको 12th में बहुत दिक्कत है। तो प्लीज मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, आप लोगों को अलग से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लासेस भी अब रख रहे हैं, डाउट सेशंस भी रखते हैं। आज भी कुछ बच्चों के साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लास थी। आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे अभी तो कोई बात नहीं, 11th तो अब निकल ही जाएगा, दिक्कत 12th में है, तब मैं नहीं हेल्प करूंगा अभी। तब कोई पूछेगा ना कि कौन सा फोर्स है वर्क डन वाले में, तब नहीं बताएंगे, अभी बता रहे हैं, सुन लो। फर्स्ट पार्ट है वर्क डन बाय मैन, आदमी ने कितना वर्क करा, तो ये फोर्स आदमी का फोर्स। तो आदमी का फोर्स कौन से सिंबल से डिनोट होगा, कैपिटल एफ एस कॉस। कितना होगा एंगल, आदमी का फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना, 0 डिग्री। 0 फोर्स इधर लगाया था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो 0। 2000 जूल्स। कितना है मैन का फोर्स, 50, डिस्प्लेसमेंट 200, cos 0 होता है 1। 10,000 किलो जूल, 1000 है ना, 10,000 किलो बना 10 किलो। अब सेकेंड पार्ट है वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से। तो फोर्स फ्रिक्शन का लेंगे, कैपिटल एफ नहीं लिखूंगा मैं इस बार, लिखूंगा स्मॉल एफ एस। कॉस कितना होगा इस बार, 180 डिग्री। बताया था मैंने, थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। कौन सा फोर्स, जिसका वर्क डन निकाल रहे हो। उसने आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है ना वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्जेक्ट की यही हुई है, डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हुई नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ हुई है, तो दोनों के बीच में देखिए फ्रिक्शन पीछे लगा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हुई है, ये एंगल 180 डिग्री है। तो पुट करिए यहाँ पे कि कितना है फ्रिक्शन फोर्स, 50 नहीं डालोगे इस बार, 10 डालेंगे। डिस्प्लेसमेंट है 200 और ये है minus -1 -2 किलो जूल। -2 kg। -2 किलो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 10 किलो जूल और सेकेंड पार्ट का आंसर है -2 किलो जूल। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने, अब आपने खुद सोचा कौन सा तरीका लगा, ठीक है ना। क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करा, एक लास्ट क्वेश्चन और कराएं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लेता वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, sir 100 into 0 because it is perpendicular के साथ जब आप एंगल पुट करते, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई है, एंगल जब आप पुट करते 90 डिग्री आता, आप पुट करते एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूले में, कितना है फोर्स, एन है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस कॉस 90, तो वो 0। बताया था पॉजिटिव वर्क भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं। वर्क का कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क आगे बहुत चैप्टर्स में, 12th में भी बहुत चैप्टर्स में वर्क डन हमें निकालना, तो वर्क डन के तरीके आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। सर ऐसे तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन हमेशा 0 आएगा। किसी चीज को ना जनरलाइज मत करो, हाँ मेजॉरिटी केसेस में नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 ही है।
मेजॉरिटी केस। और किसी चीज को यहां पे 0 आया है तो ये मत कह दो कि हमेशा ही 0, ठीक है ना। किसी केस में बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा होता तब तो 0 नहीं आता ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, एक आदमी है, लिखो क्वेश्चन। द मैन applies an initial force of 10 Newton. The man applies an initial force of 10 Newton and it increases linearly to 30 Newton till the object reaches x equal to 5. लिखो, the man applies an initial force of 10 Newton and it increases linearly to 30 Newton till the object reaches x is equal to 5. Till the object reaches x is equal to 5. Find work done. Find. ये x एक्सिस है, देखिए अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 2 3 4 5, दिस इज द x एक्सिस। अब ये एक आदमी धक्का दे रहा है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, कितना फोर्स लगा रहा है आदमी? 10 न्यूटन। फिर 11 12 आदमी धीरे धीरे अपना फोर्स बढ़ा रहा है, इसने पहले 10 लगाया होगा, फिर थोड़ी देर में 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा तब तक आदमी का फोर्स भी बढ़ गया। इनिशियली आदमी ने कितना फोर्स लगाया बोलो? 10 फिर थोड़ी देर में 15 हो गया होगा, फिर 20 हो गया होगा, फिर 25 हो गया होगा, और जब तक ऑब्जेक्ट यहां पहुंचता है तब तक आदमी का फोर्स बढ़ के 30 न्यूटन हो जाता है। 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, आदमी का फोर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, ये आप Fs cos थीटा अब नहीं लगा सकते। हालांकि डिस्प्लेसमेंट इस बार पता है आपको, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 5 units. You directly know that the displacement is 5, 0 से 5 बस। पर आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट को डाल के फोर्स क्या डालोगे? दिक्कत ये है कि फोर्स क्या डालते। कोई कहता है 10 डाल देते, ऐसे कैसे 10 डाल देते, सारे टाइम थोड़ी ना है 10 फोर्स। कोई कहता है 30 डाल देते हैं, ऐसे कैसे, सारे टाइम फोर्स 30 थोड़ी ना है। फोर्स पहले 10 था, फिर 15 था, फिर 20 था, फिर 25 था, फिर 30, सारे टाइम 5 डाल देंगे, सर रिलेशन निकालना पड़ेगा ना इंटीग्रेट करना। सर, ये रिलेशन ग्राफ नहीं बना सकते। calculus method because force is variable. फोर्स इज वेरिएबल, तो ये तरीका तो नहीं चलेगा, Fs cos थीटा नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू डालूंगा क्या, ये दिक्कत। अब कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो वेरिएबल फोर्स के लिए भी चल जाए। सर ग्राफिकल से हम कर सकते हैं। हाँ, तो एक तो कैलकुलस हुआ, पर कैलकुलस थोड़ा सा वैसे भी हम अभी नहीं चाह रहे यूज करें, कोई और तरीका लगा सकते हैं, लगा लो। पर दोनों तरीके लग सकते, कैलकुलस से भी कर सकते हो आप, ग्राफिकल से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ग्राफिकल से करा के दिखा। कोई कहते पर ग्राफ तो बना हुआ ही नहीं, एरिया कहाँ से निकालेंगे, ग्राफ ही नहीं दिया हुआ, एरिया कहाँ से निकालेंगे? सर पॉइंट्स है, बना लीजिए, ग्राफ नहीं दिया हुआ तो, सब कुछ दिया होगा तो तुम क्या करोगे फिर? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 1 2 3 4 5 है, 0 1 2 3 4 5। जब 0 पे है तब फोर्स कितना है? जब ऑब्जेक्ट 0 पे है तब फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। 10 Newton. तो पॉइंट मार्क करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब फोर्स। 1 पे कितना है?
से 15 15 क्या पता तुम्हें तो बस क्वेश्चन में दिया है क्या 15? क्वेश्चन में तुम्हें बीच वाले तुमने अपने आप लिखे हैं ना, तो उनको मत करो। फोर्स कितना हो गया? 30 न्यूटन। 30 5 पे 5 पे जब वो 5 पे है तब फोर्स 30 न्यूटन। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मार्क करो। जब इनिशियली था, देखो इनिशियली 10 न्यूटन था और फाइनली 30 न्यूटन। देखो क्वेश्चन, इनिशियली 10 न्यूटन था फोर्स, जब ऑब्जेक्ट में स्टार्ट करा तब 10 न्यूटन था, फिर 15, 20, 25, 30 हुआ होगा। बीच वाले पॉइंट्स मुझे नहीं दिए, पर मुझे पता है इनिशियली फोर्स 10 है और फाइनली फोर्स 30, और लीनियरली दिया है उसने, इंक्रीजेस लीनियरली, यानी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। गोला नहीं है, गोल नहीं है, गोला है, लीनियर है। बस तो ग्राफ बन गया। हो सकता है कई क्वेश्चन में ग्राफ पहले से ही बना हुआ आ जाए, तो वो और आसान हो जाएंगे आपके लिए। आंसर 150 जूल्स है। आंसर तो अभी तक 2-4 बच्चों ने ही सही भेजा है, बाकी सब अलग अलग आंसर भेजे, जबकि मैंने ग्राफ बना भी दिया है। फ्रिक्शन तो है नहीं इस बार, तो सिर्फ वर्क डन बाय द मैन ही निकालना है। तो एरिया निकाल लो ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बन गया, का एरिया निकाल लो। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दो, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दो ना। अब कोई सर बच्चा 100 जूल्स। कोई कह रहा है 100, कोई कह रहा है 75, कोई कह रहा है 150। ऐसा करते हैं, हमें मेरे को तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूं, इसको ब्रेक करूंगा मैं रेक्टेंगल और ट्राइंगल। नीचे वाला एक ये रेक्टेंगल और ऊपर वाला एक ये ट्राइंगल। मेरे को ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता, आपको पता है, आप लगा दीजिए। इसका एरिया ये कितना है, हाइट कितनी है? 10 तो 5 10 into 5 कितना हो गया? 50। अब ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। हाफ ऑफ बेस कितना है? 10 बेस कितना है? 5 5 हाइट कितनी है? 20 कहां से कहां तक है? 10 से 30 है। देखो ट्राइंगल की हाइट, ट्राइंगल की हाइट ये वाली है, ट्राइंगल की हाइट ये वाली है, यानी 10 से लेकर 30 तक। तो हाफ ऑफ बेस इंटू कितना है ये भी? 50। अब दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया आ जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एफएस ग्राफ विच इज इक्वल टू 100 जूल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने खुद सोचा कि ग्राफ बना के करना, क्वेश्चन में नहीं बोला था कि ग्राफ बना। आपने एफएस कॉस थीटा नहीं लगाया, आपने खुद सोचा कि वो तरीका नहीं लगेगा, ग्राफ बने। तो ये कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। फॉर्मूले रट लिए पर ये पता ही नहीं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपने ये तो पता कर लिया कि ग्राफ से आता है, पर आपने इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं समझ में आया ग्राफ बनाएंगे, आपने एफएस कॉस थीटा लगा दिया। तो प्लीज हर चीज का एक लॉजिक है, क्यों एफएस कॉस थीटा नहीं लगा रहे, क्यों ग्राफ से कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन। कैलकुलस भी लगा सकते थे, पर ग्राफ से जब हो ही रहा है तो मैं क्यों और मुश्किल वाली चीज पे जाऊं। अगली बार मैं आपको कैलकुलस से भी करवाऊंगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए।